Dear students, today I start a new chapter, Communication Technologies and Multimedia. Everybody know, today we know about the communication technology. आज के समय में हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा लोगों को यूज़ टू हो रही है, लोग इतना यूज़ कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को कि एवरीबडी नोज़ अबाउट इट. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक्चुअली होता क्या है कि ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा कम्युनिकेशन हो पाए. कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो पाए इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वीडियोज़, ऑडियोज़ एंड ग्राफिक्स, किसी भी माध्यम से. इसके द्वारा सबसे बड़ी जो इसकी उपयोगिता है या यूज़ है इसका, वो सबसे बड़ा क्या हुआ कि आज के समय में जो डिस्टेंस है वो मिनट्स में कवर हो गई. हम छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन एक लंबी दूरी तक थोड़े ही समय में भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. एज यू नो, जैसे आपको ये दिख रहा है एक फिगर में, एक सैटेलाइट कनेक्शन वाला वाईमैक्स के बारे में मैं आगे बताऊंगी. आप ये समझ लीजिए अब यहाँ पर एक नेटवर्क कनेक्टिविटी है जो लैपटॉप से, होटल से, यूनिवर्सिटीज़ से, रेजिडेंस से, सबसे जुड़ा हुआ है. अब ये जो जुड़ा हुआ है तो क्या है, अगर हमने लैपटॉप से कोई भी मैसेज किया तो वो चाहे कहीं दूर होटल में बैठा हुआ व्यक्ति होगा उसके पास भी पहुंच जाएगा. किसी यूनिवर्सिटी की कोई भी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन गेन करनी है तो भी हम वहाँ से पा सकते हैं. तो यही जो कम्युनिकेशन है, तो ये जो कम्युनिकेशन कंप्यूटर और जो नेटवर्क के बीच जो इंटरकनेक्शन होता है, एक्चुअली दैट इज़ नोन एज अ नेटवर्किंग. नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि एक के साथ दूसरे का लिंकअप होना, यानी कि डेटा और इन्फॉर्मेशंस का एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना. तो अब ये इंटरकनेक्शन क्या है नेटवर्क और कंप्यूटर्स के बीच में. कंप्यूटर का नेटवर्क के साथ जब इंटरकनेक्शन होता है, कनेक्शन होता है, वो फिर दूसरे किसी कंप्यूटर के साथ होता है, दैट इज़ नोन एज अ नेटवर्किंग. नेटवर्क का एक्चुअल में मीन क्या है कि जो नेटवर्क होता है, अ नेटवर्क इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर. एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई जो डिवाइसेस हैं उनका जो कलेक्शन है वो नेटवर्क कहलाता है. सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ है वो क्यों होता है, ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को शेयर कर सके, रिसोर्सेज को शेयर कर सके. रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे जैसे प्रिंटर्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, फैक्स मशीन्स हैं. जैसा कि अभी आपको एक फिगर दिखा रही हूँ उसमें शो हो रहा है, ये देखिए कि एक केबल है, उस केबल के माध्यम से ही स्कैनर है, सर्वर के साथ जो कनेक्टिविटी कर रहा है वो स्कैनर भी है, प्रिंटर भी है. वही स्कैनर आपका कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, लैपटॉप सबके साथ कनेक्टेड है. वही प्रिंटर आपका इसी प्रकार से तीनों डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है. तो हम सिंगल रिसोर्स का यूज़ मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स में कर रहे हैं. ऐसे क्या है, अगर हमें कंप्यूटर 1 के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो हमें स्कैनर्स 3 खरीदने पड़ेंगे, प्रिंटर्स 3 खरीदने पड़ेंगे. हमने क्या किया, एक सर्वर के साथ नेटवर्क की कनेक्टिविटी कर दी. अब वही एक रिसोर्स सारे कंप्यूटर्स के साथ जुड़ करके प्रॉपर फंक्शन कर रहा है. नेटवर्किंग की नीड क्यों हुई? फर्स्ट जो बेनिफिट है नेटवर्किंग का वो है कि इससे हम किसी भी प्रकार का डेटा हो, लाइक टेक्स्ट हो, वीडियो हो, पिक्चर हो, ग्राफिक्स हो, हर प्रकार के डेटा को शेयर कर सकते हैं.
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सेकेंड पॉइंट क्या था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो रिसोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग द शेयर, बाय शेयर करा के। जैसे अभी हमने बताया ना, ऐसे 3 कंप्यूटर सिस्टम्स थे हमारे पास में, तो हमें 3 स्कैनर 3 प्रिंटर खरीदने पड़ते। हमने एक स्कैनर 1 प्रिंटर खरीदा, तीनों के साथ उसको नेटवर्किंग के साथ जोड़ दिया, तो क्या हुआ, तीनों ही कंप्यूटर सिस्टम में हम उसी स्कैनर उसी प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। इट सेव्स टाइम बाय ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजना है तो हमें ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए हमारे पास पेन ड्राइव का ऑप्शन भी है, तो पता चला कि 2 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर व्यक्ति बैठा हुआ है, हम एक पेन ड्राइव से डेटा तो ले लेंगे बट अब उस तक पहुंचाना होगा हमको, तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। सो नेटवर्किंग सेव्स अवर टाइम। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी बाय इजीली शेयरिंग डेटा। भाई हम जब डेटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं तो क्या है कि काम की जो कार्य क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज कर जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ताकि हम जल्दी से जल्दी एक दूसरे के साथ मिल करके कोऑपरेट करके काम को कर सकें। कंप्यूटर नेटवर्क की अब जो रिसोर्सेज हैं या कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए दैट इज़ केबल, और मॉडेम का कनेक्शन होना चाहिए दोनों ही के साथ में, उस सेंडर के साथ भी और रिसीवर के साथ में भी। सेंडर और रिसीवर दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों ही एक कंप्यूटर सिस्टम है, बट वो कंप्यूटर सिस्टम जो डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है दैट इज़ सेंडर, जो डेटा को रिसीव कर रहा है दैट इज़ रिसीवर, और दोनों ही किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम से, इट मे बी केबल, इट मे बी वायरलेस, सो किसी भी मीडियम के साथ हमारी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है। इसके बाद अब ये जो वायर्ड कम्युनिकेशन है, वो वायर्ड कम्युनिकेशन मेनली 3 प्रकार के वायर्स के साथ यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। आप लोगों को घरों में बहुत बार दिखाई दिया होगा कि 2 वायर्स होते हैं, जैसे रेड ब्लैक हुआ, येलो ग्रीन हुआ, रेड ग्रीन हुआ, इस तरीके के वायर्स जो आपस में एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं, ट्विस्ट होते हैं। तो ये जो ट्विस्टेड वायर्स होते हैं ये प्लास्टिक इंसुलेशंस के अंदर कवर्ड होते हैं। इनका यूज़ भी डेटा का कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, बट एक्चुअली ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं और टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए जब ज़्यादा डेटा का शेयरिंग की आवश्यकता आई तो फिर क्या हुआ, इसकी जगह इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन को चूज़ किया गया। बट जब हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बात कर रहे हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल 2 प्रकार के होते हैं, एक शील्डेड और एक अनशील्डेड, दैट मीन्स STP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड एक होता है UTP, दैट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके बाद जो नेक्स्ट केबल है आपका वो है कोएक्सियल केबल। ये हायर फ्रिक्वेंसी का होता है इन कंपैरिजन ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ये टीवी नेटवर्क के लिए जो केबल नेटवर्क जो लगाया जाता है, जो डिश एंटीनास के साथ टीवी को कनेक्ट करने के लिए वायर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कोएक्सियल केबल। इसे ट्रेडिशनल ईथरनेट लैंस भी कहते हैं, मतलब ये पहले ईथरनेट केबल में भी इसका ही यूज़ किया जाता था। अब इसके बाद इसका एक और अच्छा ऑप्शन आया था, इसलिए उसका यूज़ किया जाने लगा। बट ईथरनेट केबल्स में आप कोएक्सियल केबल को भी कह सकते हैं कि कोएक्सियल केबल भी ईथरनेट केबल की तरीके से यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि देख रहे हैं आप, एक सेंटर कोर है, उसके ऊपर एक
डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, एक इंसुलेटर चढ़ा हुआ होता है, उसके ऊपर एक मेटेलिक शील्ड है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की जैकेट है। मतलब इतनी कोटिंग के अंदर हमारा वायर है, ताकि वायर हमारा सिक्योर रहे। डेटा जो है हमारा उस वायर के थ्रू जो ट्रांसमिट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, वो सिक्योर्ड रहे। ये जो डाइलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर है, इसको जब हम काटते हैं तो इसके अंदर एक जाली जैसी होती है, हार्ड जाली जैसी होती है, नेट। उस नेट को काटना इतना इजी नहीं होता, मतलब बहुत ही इजीली वे में हम उसे नहीं काट पाते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही शार्प टूल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज, इससे भी बेटर ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल का। फाइबर ऑप्टिक केबल ये ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ प्लास्टिक की कोटिंग के साथ बनता है। मतलब इसके अंदर जो होता है ऑप्टिकल फाइबर्स के पतले पतले रेशियो होते हैं। इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा को कैरी करने की क्षमता रखता है। इसको आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक प्लास्टिक जैकेट है, इसके अंदर एक और कोडिंग है, उसके अंदर एक और, यानी कि कितनी मोटी लेयर्स हैं प्लास्टिक कोटिंग की, उसके अंदर क्लैडिंग यानी कि ग्लास की लेयर है, उसके अंदर वो कोर है जो सेंटर कोर होता है, जिसके अंदर से वायर निकल रहा है। तो इसमें हमारा डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है और इसकी बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेटर बैंडविड्थ का ये होता है। इसलिए वायर्ड कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा आज के समय में यूज़ होने वाला केबल यही है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, जिसमें कि ये देखिए, ये वायरलेस कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि हमारे पास दो ये एंटीनाज लगे हुए हैं, एक तरफ सेंडर है, एक तरफ रिसीवर है। बट सेंडर जो है वो जो सिग्नल भेज रहा है वो वायर्ड नहीं है, वो वायरलेस जो सिग्नल्स हैं वो एक एंटीना रिसीव करता है, फिर वो आगे वाले के लिए फॉरवर्ड करता है, ताकि आगे जो है जो नेक्स्ट एंटीना है वो उसे रिसीव करे, फिर वो नेक्स्ट सिस्टम में या जहाँ पर भी उसे भेजना है जो रिसीवर है उस तक डेटा को पहुँचाए। इसमें क्या है, सिग्नल्स का इंटरचेंज होता है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। और ये करता कौन है, ये मॉडेम करता है। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होता है। तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस आ जाती हैं, मॉड्यूलेशन की और डिमॉड्यूलेशन की। सो व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज डिमॉड्यूलेशन? When we receive the signal from digital to analog, that is modulation. अब डिजिटल टू एनालॉग कहाँ पर हो रहा है? आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डेटा हमारा होता है वो डेटा डिजिटल फॉर्म में होता है। दैट मीन्स कंप्यूटर से एंटीना के पास जो डेटा जा रहा है वो कैसा जा रहा है, वेव्स के फॉर्म में। एनालॉग सिग्नल्स वेव्स के फॉर्म में होती हैं और डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं। सो वी कैन से दैट सेंडर टू एंटीना जो डेटा जा रहा है वो है डिजिटल टू एनालॉग, और ये जो कन्वर्टिंग हो रही है वो कौन कर रहा है, जो मॉडेम सेंडर के साथ जुड़ा हुआ है वो ये मॉड्यूलेशन की प्रोसेस को कर रहा है। बट जब डेटा नेक्स्ट एंटीना के पास पहुंच गया, आपका जो रिसीवर के साथ जुड़ा हुआ है या पास में है, वो जब रिसीवर को डेटा देगा तो किस फॉर्मेट में देगा, एनालॉग फॉर्मेट में। हम जो रिसीव करेंगे डेटा वो किस फॉर्मेट में होगा, डिजिटल फॉर्मेट में। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, चेंज।
यहाँ पे हमारा जो डेटा आ रहा है वो एनालॉग टू डिजिटल आ रहा है। एनालॉग टू डिजिटल दैट मीन्स ये क्या हो रही है प्रोसेस, डीमॉड्यूलेशन की। तो अब यहाँ पर जो रिसीवर के साथ मॉडेम जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा, डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस को करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंडर के साथ क्या अलग मॉडेम जुड़ेगा, रिसीवर के साथ क्या अलग मॉडेम जुड़ेगा। नहीं, मॉडेम सेम है। सेंडर के साथ वो मॉड्यूलेशन प्रोसेस करेगा, रिसीवर के साथ वो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस करेगा। अगर हम इसी को बिल्कुल चेंज कर दें, सेंडर को रिसीवर बना दें, रिसीवर को सेंडर बना दें, तो मॉडेम का फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। जो सेंडर के साथ, जो रिसीवर की तरफ है आपका, वो जब सेंडर बन जाएगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ मॉडेम जो है वो मॉड्यूलेशन करने लगेगा, और जो रिसीवर के साथ जुड़ा हुआ मॉडेम होगा वो डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस को करेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज वाईफाई राउटर। आज के समय में आई थिंक सभी लोग, जब से जियो ने अपने सिग्नल्स और अपनी कनेक्टिविटी शुरू की है, तब से सभी लोग वाईफाई राउटर्स के बारे में जान गए हैं। क्योंकि आज हमारे यहाँ घरों में क्या होता है, कोशिश करते हैं कि हमारे पास 4 से 5 जैसे डिवाइसेस हैं, तो हम एक राउटर लगा लेते हैं और उस राउटर के साथ उनको सबको कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हमको अलग अलग सब में डेटा कनेक्शन की मतलब नहीं लेना पड़े। तो वाईफाई राउटर क्या करता है, उसकी एक रेंज होती है, फिक्स रेंज। उस रेंज के अंदर हमारी वो जितनी भी डिवाइसेस आ रही होंगी, सारी डिवाइसेस को वो कवर करेगा, और कवर करके एक नेटवर्किंग को स्टैब्लिश करेगा। वाईफाई को स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, एक वायरलेस राउटर की ज़रूरत होगी, और लैपटॉप जो वायरलेस इंटरनेट कार्ड के साथ होगा, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC जो होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम, डेस्कटॉप या लैपटॉप दोनों के साथ जुड़ा हुआ होगा। जब हमारी डिवाइस के साथ वो कार्ड जुड़ा हुआ होगा तो वो नेटवर्क को रिसीव कर पाएगा, सिग्नल्स को रिसीव कर पाएगा, उसके बाद वो कनेक्टिविटी में काम कर पाएगा। जैसे आजकल बहुत ही फेमस वर्ड है ना, हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। तो हॉटस्पॉट क्या है, जहाँ से कनेक्टिविटी हम ले रहे हैं, जिससे सिग्नल्स को हम ले रहे हैं, दैट इज़ हॉटस्पॉट। दैट इज़ अ पब्लिक लोकेशन दैट अलाउज वाईफाई एक्सेस। वाईफाई जिसको एक्सेस कर रहा है, परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है एक्सेस करने के लिए, दैट इज हॉटस्पॉट। नेक्स्ट इज, ये देखिए वाईमैक्स बेस स्टेशन। वाईफाई से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है ये, वाईफाई में एक जो रेंज होती है वो छोटी होती है, मतलब कम रेंज होती है। वाईमैक्स में क्या है, वही रेंज बढ़ जाती है। इट फंक्शंस इन अ सिमिलर मैनर टू वाईफाई बट इज मोर इम्प्रूव्ड एंड एफिशिएंट एज इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड कनेक्शन ऑफ 70 Mbps over an area of 30 miles। 30 मील के एरिया को कवर करता है ये। तो एक बड़ी दूरी को कवर करने के लिए जब हमें वाईफाई चाहिए तो हमें उसको उसकी जगह पर वाईफाई को रिप्लेस करके वाईमैक्स बेस स्टेशन यूज़ करना होगा। जो आपका सिस्टम, रेजिडेंस, होटल, यूनिवर्सिटी, मतलब इस तरीके की जो अलग अलग चीज़ें हैं, उन सबको आपस में नेटवर्क के साथ जोड़ के रखेगा। ये देखिए मॉडेम है, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। फर्स्ट फिगर जो आपको दिख रही है वो इंटरनल मॉडेम होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनबिल्ड होता है। ये हमें अलग से लगाना नहीं होता है। और ये जो सेकंड फिगर है ये एक्सटर्नल मॉडेम की है।
जिसके साथ हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन करते हैं और इस मॉडेम को अपने सिस्टम के साथ हम जोड़ते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपरली हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इज ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड होता क्या है? एक्चुअली ईथरनेट इज डिफाइंड एज अ LAN आर्किटेक्चर which was developed by Xerox Corporation. ईथरनेट कार्ड जो होता है वो LAN को एस्टैब्लिश करने के लिए, कनेक्टिविटी देने के लिए आवश्यक होता है। ईथरनेट कार्ड अगर इंस्टॉल नहीं होगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में तो हम LAN के साथ कनेक्टिविटी यानी कि मोर देन सिस्टम्स के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ईथरनेट कार्ड की आवश्यकता हमको इसीलिए होती है। इट ऑफर्स द कनेक्शन फॉर आइदर ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल और बोर्ड। हमारे पास किसी भी प्रकार का कनेक्शन केबल हो उसके साथ कनेक्टिविटी करने के लिए ये ऑफर करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हब। ये क्या होता है? ये स्विच होता है, इसे आप स्विच भी कह सकते हैं। हब इज अ मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम जहां पर आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो पीछे हमको पोर्ट्स दिख रहे हैं, ये जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्ट्स हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हमें 16 पोर्ट्स मतलब ऐसे इस्टेब्लिश होते हैं हमारे नेटवर्क्स, 8 16 32 इस तरीके से इस्टेब्लिश होते हैं। तो ये 8 पोर्ट्स का हब है जिसमें स्टार टोपोलॉजी के जैसे वर्क होता है। आपने टोपोलॉजी पहले पढ़ी होगी, तो टोपोलॉजी बहुत प्रकार की होती है, बस, रिंग, स्टार, ट्री। स्टार टोपोलॉजी का फंक्शन क्या होता है? उसमें जो मेन कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके साथ ये हब कनेक्ट होता है। इस हब में ही सारे सिस्टम्स का नेटवर्क केबल जो होता है वो इन होता है। तो अब सारे कंप्यूटर सिस्टम किसके साथ जुड़े हुए हैं? इस हब के साथ। और ये हब किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक मेन कंप्यूटर के साथ में। इट्स लुक लाइक अ स्टार। तो स्टार टेक्नोलॉजी या टोपोलॉजी में ये ज़्यादातर यूज किया जाता है। इट्स अ रिपीटर। रिपीटर का फंक्शन क्या होता है? अ रिपीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रेप्लिकेट एंड एम्पलीफाई अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। जैसे अभी हमने लोगों ने देखा था कि एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में 2 एंटीनास थे। अगर यही डिस्टेंस हमारी बड़ी हो, दूर हो, तो एक एंटीना और दूसरे एंटीना के बीच में एक रिपीटर ज़रूर होगा। नहीं रिपीटर होगा तो फिर सिग्नल्स को कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? तो रिपीटर का काम यही होता है कि वो एक तरफ से सिग्नल्स को लेता है और दूसरे वाले को कन्वे करता है, पास आउट करता है। नेक्स्ट इज ब्रिज। ब्रिज क्या करता है? ये 2 लैन्स, जैसे मान लीजिए हमने एक लैन स्टैब्लिश की हुई है और एक दूसरी लैन स्टैब्लिश की हुई है, तो दोनों ही प्रकार की लैन्स को, या ये कह सकते हैं कि दोनों ही लैन्स के जो मेन सिस्टम्स होते हैं उन्हें आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज की ज़रूरत होती है। ब्रिज का मतलब क्या होता है कि ब्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? पुल। वो क्या करता है? एक साइड से दूसरी साइड को जोड़ता है। यहाँ पर आप का ये जो ब्रिज है वो भी यही करता है कि एक लैन को दूसरी लैन सेगमेंट के साथ में जोड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारा बहुत बड़ा लैन एरिया है, एक आपके लैब में बना हुआ है, एक नीचे ऑफिस में बना हुआ है सपोज। अब वो जो ऊपर लैब में बना हुआ लैन एरिया और ऑफिस में जो बना हुआ लैन एरिया है, दोनों के बीच में हम एक ब्रिज लगा दें ताकि दोनों को आपस में कनेक्ट किया जा सके। तो ये एक बड़ा नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लेगा, क्योंकि आपको पता है कि लैन और मैन इस प्रकार के कई नेटवर्क्स होते हैं। लैन की रेंज जो होती है वो
अप टू 1 किलोमीटर होती है। तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी अगर रेंज है तो हमें 2 अलग अलग लैंड्स इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगे, दोनों को आपस में ब्रिज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा वो दोनों लैंड कनेक्ट होकर के एक बड़ा लैंड बनाएंगे, एक बड़ा नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे। इट्स अ राउटर। राउटर का फंक्शन क्या होता है? राउटर का फंक्शन होता है कि जो नेटवर्क आ रहा है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन से नेटवर्क आ रहा है, उसे मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शंस में कन्वर्ट करें, ताकि जो मल्टीपल सिस्टम हमारे पास लगे हुए हैं, डिवाइसेस लगी हुई हैं, उन सब में प्रॉपरली नेटवर्क कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए। राउटर का फंक्शन भी लगभग ब्रिज के जैसा ही होता है, लेकिन ये क्या करता है? मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है और कनेक्ट करता है, ताकि नेटवर्क सब में एक साथ स्टैब्लिश हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेटवर्क के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और नेटवर्क की प्रोटोकॉल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स को यूज़ हम लोग करते हैं।